अच्छा, अब हमारे पास एंडो का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पहला केस है वो थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। अच्छा, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू में पूछा गया एक्यूएच के में कि कौन सी ड्रग को हम हाइपरथायरॉयडिज्म में फेवर करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट इज़ प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज़ प्रीफर्ड प्री कॉन्सेप्शन before the pregnancy if a woman is planning to get pregnant and in the first trimester and post-term, ठीक है, postpartum, मतलब प्री कॉन्सेप्शन और इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पेशेंट आ रही है हमारे पास, यानी फर्स्ट जो 13 वीक्स होता है उसमें आ रही है, और देन द पोस्टपार्टम आ रही है, तो हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है वो पेशेंट को एडवाइस करेंगे। देन Carbimazole is preferred in the second and third trimester and in general non-pregnant women में भी हम ये दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वीक्स में अगर आपको दे दे तो आपने क्या देना है, कार्बिमाजोल देना है। और जितनी भी नॉन प्रेग्नेंट वोमेन है जनरली तौर पर हम क्या देते हैं, कार्बिमाजोल देते हैं, लेकिन प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज़ प्रीफर्ड। ठीक है, और कार्बिमाजोल का जो साइड इफ़ेक्ट है कि ये क्या करता है, एप्लेजिया क्यूटिस एंड ओम्फेलोसील करवा सकता है इन द फीटस। ठीक है, तो कार्बिमाजोल को हम कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। प्रोफाइल थायोयूरेसिल का रिस्क क्या होता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी इन द मदर। ठीक है, और बोथ ड्रग्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, सो यूज़ द लोएस्ट पॉसिबल डोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें लोएस्ट पॉसिबल डोज यूज़ करना होता है। उसके अलावा रेडियो आयोडीन थेरेपी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, लेट सपोज हाइपरथायरॉयडिज्म कंट्रोल नहीं हो रही ड्रग्स से, तो अब हम क्या करेंगे, थायराइड का लेवल उसका बढ़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल थायराइडेक्टोमी कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, हाउएवर द सेफेस्ट ट्रीटमेंट modality for pregnant women with hyperparathyroidism is by giving anti-thyroid medication, जिसमें प्रोपाइल थायोयूरेसिल वगैरह आ जाती है। ठीक है, अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साथ भी पेशेंट आ रही है तो हमने उसमें क्या देना है, एंटी थायरॉयड मेडिकेशन देनी है, जिसमें प्रोपाइल थायोयूरेसिल प्रीफर की जाती है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी। सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो आइट्रोजेनिक कॉज होता है, रेडिएशन थेरेपी वगैरह। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टर्म ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है, इनटेक, सडन कैसेशन ऑफ स्टेरॉइड इनटेक विल लीड टू सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी, जिसे हम आइट्रोजेनिक कह सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन है, ड्रग्स है, इन सब से जो होती है वो आइट्रोजेनिक कंडीशन कहलाती है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, लुक फॉर अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल पेन, ठीक है, प्लस नोजिया, प्लस वॉमिटिंग, प्लस माइनस पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, उसको डिजीनेस, फॉल्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगी। डिजीनेस या फॉल का वर्ड भी लिखा हुआ हो तो यू शुड कंसीडर कि उसे हाइपोटेंशन की कंडीशन हो रही है। तो नोट डैट इन प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी, जिसे हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं, विल बी डिस्कस इन द कमिंग कीज। बट सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी में हमेशा कोई ड्रग की हिस्ट्री या रेडिएशन हिस्ट्री आपके पास ज़रूर गिवन होगी, और पेशेंट जो है वो बिल्कुल अचानक से अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग के साथ आएगी। हाइपोटेंशन हो सकता है उसको, पोस्चरल हाइपोटेंशन। देन द नेक्स्ट केस इज़ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मोस्टली जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में होता है। ठीक है, और इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगी, पेशेंट की एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, स्मॉल ब्रीथिंग। स्मॉल ब्रीथिंग का मतलब है डीप हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, डीप हाइपर वेंटिलेशन, डिहाइड्रेशन होगा, और ग्लूकोज का लेवल जो है वो ग्रेटर दैन 11 होगा। तो हम इस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, अगर कोई पेशेंट एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, स्मॉल ब्रीथिंग यानी डीप हाइपर वेंटिलेशन के साथ आ रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ग्लूकोज ग्रेटर दैन 11 है, तो मैनेजमेंट ने इनिशियली IV फ्लूइड्स देना है। ठीक है, देन IV इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, देन आपने साथ ही साथ जो है वो ABGs मेजर करना है। ठीक है, अगर सम टाइम क्वेश्चन में ABG नहीं गिवन होता, अगर VBG भी लिखा हुआ है तो आपने उसको पिक करना है। ठीक है, IV फ्लूइड्स एंड IV इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन के साथ साथ आपने ABGs भी कर लेनी है। सम टाइम्स जो है वो हमें ABGs और VBGs भी नहीं दिया हुआ होता। कैपिलरी अगर कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज, मेजर कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज दिया हुआ है तो यू शुड पिक
कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज। अच्छा, अब इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। कीटोन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से एसिडोसिस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो पीएच जो है वो लेस देन 7.3 होगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, विच इज़ एसिडिक इन नेचर। कीटोनीमिया ग्रेटर देन 3 और यूरिन में कीटोन्यूरिया पॉजिटिव होगा। ग्लूकोज का लेवल ग्रेटर देन 11 होगा और बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो लेस देन 15 होता है। अगर ये 4 कंडीशन आपको एग्ज़ाम में दिख रही है, फर्स्टली यू लुक फॉर पीएच, देन सिम्टम्स, ठीक है, देन यू लुक फॉर ग्लूकोज एंड देन यू लुक फॉर बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। देन द अदर केस हमारे पास है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्मल कैल्शियम है, नॉर्मल फॉस्फेट है, नॉर्मल अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम भी नॉर्मल होगा, फॉस्फेट भी नॉर्मल होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी नॉर्मल होगा, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली ईस्ट्रोजीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और डाइट वगैरह पेशेंट की ठीक होती है, लेकिन जो ईस्ट्रोजीन होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो है वो बोन में ओस्टियोपोरोसिस चल रही होती है। देन द सेकेंड कंडीशन इज़ नॉर्मल कैल्शियम है, नॉर्मल फॉस्फेट है, हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। ये केस बहुत बार पूछा हुआ है क्योंकि कैल्शियम भी नॉर्मल है और फॉस्फेट भी नॉर्मल है, लेकिन हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, तो कौन सी डिजीज़ होगी, पेजेट डिजीज़ है, ठीक है। हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपने याद रखना है, पेजेट्स डिजीज़, ठीक है। कैल्शियम लो है, फॉस्फेट भी लो है, लेकिन हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। यू शुड पिक ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया जो है वो अडल्ट में होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो इसमें आपको कैल्शियम भी लो मिलेगा, फॉस्फेट भी लो मिलेगा, लेकिन हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलेगा, तो दैट इज़ ओस्टियोमलेशिया। तो देन द अदर केस इज हाइपरकैलेमिया विद ईसीजी चेंजेस। टॉल टेंटेड टी वेव्स मिलेंगी आपको, ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे ईसीजी में दिख रहा है, टॉल टेंटेड टी वेव्स मिलेंगी। प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। फर्स्टली आपने क्या करना है, कार्डियक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है बाय गिविंग आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। देन आपने क्या करना है, सीरम पोटेशियम को रिड्यूस करना है। सबसे पहले आपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जब भी आपको कोई केस दे दे हाइपरकैलेमिया का, ठीक है, और ईसीजी चेंजेस वगैरह भले ही ना अगर ईसीजी चेंजेस आपको बताई नहीं हो, तो आपने उसको पहले किससे ट्रीट करना है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करना है। देन आपने पोटेशियम को रिड्यूस करना है बाय गिविंग इंसुलिन विद डेक्सट्रोज, और सम टाइम हम जो है वो सैल्ब्यूटामोल इन्हेलेशन भी करवाते हैं, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया का जो केस हो सकता है वो टॉल टेंटेड टी वेव्स, प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। अदर ईसीजी चेंजेस, वंस दिस ईसीजी चेंजेस अकर, तो हम पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, फर्स्ट आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, देन पोटेशियम को रिड्यूस करेंगे, इंसुलिन विद डेक्सट्रोज या फिर सैल्ब्यूटामोल इन्हेलेशन। देन द नेक्स्ट केस इज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है सेकेंडरी टू पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। इन ओवर 95% केसेस में आपको सेकेंडरी टू पिट्यूटरी एडिनोमा ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस सिक्रीशन मिलती है, जिसकी वजह से एक्रोमेगैली हो जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया तो वो प्रेशर सिम्टम डालेगा, ठीक है। तो ऑप्टिक क्लास्पा में प्रेशर पड़ता है, कंप्रेशन पड़ती है, तो बाई टेम्पोरल हिमेनोपिया हो सकता है, ठीक है। स्पेस लाइक हैंड्स होते हैं, इन लार्ज नोज़ एंड जॉ होता है, लार्ज टंग होता है। प्रोग्नेथिज्म का मतलब क्या है कि जो मैंडिबल है उसकी एक्सटेंशन, मतलब लोअर जो है उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी और बल्जिंग आउट होगा, वो प्रोट्यूट करेगा, तो इसको हम प्रोग्नेथिज्म कहते हैं। इंटरडेंटल स्पेसिस होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेडेक है, हाइपरटेंशन है, स्वेटिंग है, इन कंडीशन के साथ प्रेजेंट करेगा। तो देखो, हेडेक, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग इज़ नॉट स्पेसिफिक। व्हाट इज स्पेसिफिक इन दिस केस इज बाईटेम्पोरल हिमेनोपिया, इन लार्ज नोज एंड जो, लार्ज टंग, प्रोग्नेथिज्म, ठीक है। और इंटरडेंटल स्पेसिस भी इज़ नॉट स्पेसिफिक मच, ठीक है। इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट हम क्या करते हैं कि हम IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को टेस्ट करते हैं, और मोस्ट डेफिनेटिव कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो क्या होता है, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि एक्रोमेगैली या पिट्यूटरी एडिनोमा का जो केस है उसमें मोस्ट डेफिनेटिव कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, OGTT विद सीरियल ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट, ठीक है।
OGTT is a oral glucose tolerance test. In normal people, growth hormone is suppressed by glucose. In acromegaly, growth hormone is not suppressed by glucose. So you should remember. उसके बाद हमारे पास जो ये केस दिया हुआ है वो बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया का दिया हुआ है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर ऑन द ऑप्टिक chiasma is seen in several more conditions. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्रोमेगैली में आपको मिल सकता है, बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में मिल सकता है जिसमें पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा हो जाता है. तो मोर और लेस इट इज़ रिलेटेड टू बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया इज़ रिलेटेड टू पिट्यूटरी. ठीक है. अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स हमें पेशेंट के आएंगे वो क्या आएंगे एक्रोमेगैली के अंदर? हेडेक है, हाइपरटेंशन है, स्वेटिंग है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अगर इंक्रीज़ मिला हुआ. यू शुड थिंक अबाउट एक्रोमेगैली. ठीक है. देन द अदर केस इज़ हाइपरकैल्सीमिया विद प्रोस्टेट कैंसर. अगर प्रोस्टेट कैंसर के साथ हाइपरकैल्सीमिया मिल रहा है तो हाइपरकैल्सीमिया की मैनिफेस्टेशन क्या होगी? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज थर्स्ट, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, लो मूड. ठीक है. किडनी स्टोन्स बनेंगे, एब्डोमिनल पेन होगा. हाइपरकैल्सीमिया में हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता, बोन पेन होगा. ठीक है. मोन्स, ग्रोन्स, स्टोन्स, बोन्स. यू शुड रिमेंबर विथ मोन्स, ग्रोन, स्टोन्स, बोन्स. ठीक है. अब जो है वो मोन्स, ग्रोन्स, स्टोन, बोन्स, आपने ये चीज़ें याद रखनी, इसके सिम्टम्स के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. मोन्स में जो है वो हमारे पास साइकेट्रिक एब्डोमिनल पेन वगैरह आती है. ठीक है. स्टोन्स में आपके पास किडनी स्टोन बन जाएगा. ठीक है. और ग्रोन्स में आपके पास क्या होगा कि साइकेट्रिक सिम्टम्स वगैरह आ जाएंगे. और उसके बाद इन अ प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट विद दिस मैनिफेस्टेशन इनिशियली ऑर्डर. अगर प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू शुड ऑर्डर फर्स्ट सीरम कैल्शियम लेवल. ठीक है. सीरम कैल्शियम लेवल आप ऑर्डर करोगे. देन आपने क्या, द मेन कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज़ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मैलिग्नेंसी, सार्कोइडोसिस, टीबी. इन सब कंडीशन में आपको हाइपरकैल्सीमिया मिल सकता है. प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, मैलिग्नेंसी हो रही है, सार्कोइडोसिस है, टीबी है. ठीक है. इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया हम क्या करते हैं? रिहाइड्रेशन विद आईवी फ्लूइड, 0.9% नॉर्मल सेलाइन, 0.9% सोडियम क्लोराइड देना है आपको. ठीक है. फिर आपने बिसफॉस्फोनेट देना है जिसमें एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट और पेमिड्रोनेट आ जाती हैं. ठीक है. तो आपने हाइपरकैल्सीमिया को हमेशा पहले रिहाइड्रेट करना है पेशेंट को. आईवी फ्लूइड याद रखना, नॉर्मल सेलाइन 0.9% नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं. देन हम बिसफॉस्फोनेट देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब पेशेंट आइए एमेनोरिया विद हाइपोथायरॉयडिज्म. वैसे तो अगर एमेनोरिया आपको लिख दे तो आपने याद रखना है एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया हाइपोथायरॉयडिज्म का केस आपके दिमाग में आना चाहिए. ठीक है. इसके डिफरेंशियल्स में आता है. अब हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स आपके पास क्या होते हैं? वेट गेन इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज एपिटाइट. ठीक है. डिक्रीज एपिटाइट हुआ है, भूख नहीं लग रही है उसे इतनी, लेकिन उसका वेट गेन हो रहा है. इनटॉलरेंस टू कोल्ड है, लिथार्जी है, पफी फेस है, हैंड्स एंड फीट है. ठीक है. हैंड्स एंड फीट के की पफिनेस को हम क्या कहते हैं? मैक्सोएडिमा कहते हैं. देन ब्रेडिकार्डिया है, ड्राई कोर्स, कोल्ड स्किन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेयर लॉस हो रहा है. ठीक है. तो नोट अबाउट इनिशियली देयर इज़ मेनोरेजिया. ठीक है. हाइपोथायरॉयडिज्म में इनिशियली आपके पास मेनोरेजिया होता है, फॉलोड बाय ओलिगोमेनोरिया, देन एमेनोरिया. ठीक है. The note to remember this key is that about amenorrhea can be associated with hypothyroidism. The commonest cause of hypothyroidism क्या होता है? Autoimmune hypothyroidism, Hashimoto thyroiditis. You should remember the commonest cause of hypothyroidism हमारे पास क्या है? Autoimmune hypothyroidism, जिसे Hashimoto thyroiditis कहा जाता है. अगर Hashimoto thyroiditis ऑप्शन में गिवन है तो इंस्टेड ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म आपने अगर ये फीचर्स आपको दिए हुए हैं, यू शुड पिक हैशीमोटो थायरॉयडाइटिस. ठीक है. विच इज़ ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म. और जो तो कॉमनेस्ट कॉज वर्ल्ड वाइड आपके पास क्या होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी. ठीक है. न्यूट्रिशनल कॉज. इन बोथ कॉज देयर इज़ यूजुअली अ गोइटर. हैशीमोटो थायरॉयडाइटिस हो या आपके पास आयरन डेफिशिएंसी ड्यू टू न्यूट्रिशनल कॉज हो, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, दोनों में आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको क्या मिलेगा? गोइटर मिलेगा. ठीक है. अब पेशेंट के सिम्टम्स को देख लेते हैं. एमेन के क्या होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स? वेट गेन,
इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज एपेटाइज, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, लिथार्जी, पफी फेस, हैंड्स एंड फीट जिसको मैक्सोएडिमा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, ड्राई कोर्स, कोल्ड स्किन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के ऊपर। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में पेशेंट जो है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मिल्क की डिस्चार्ज होगा प्लस एमेनोरिया होगा, ठीक है। तो द मेन कॉज इज ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिया इज पिट्यूटरी एडिनोमा, तो वी शुड ऑर्डर ब्रेन एमआरआई, ठीक है। एमआरआई पे आपको पिट्यूटरी एडिनोमा शो होगा जो कि ऑप्टिक क्यास्मा को प्रेस कर रहा होगा, जिसकी वजह से विजुअल डिफेक्ट होगी, ठीक है। विजुअल डिफेक्ट होगी तो एक फीचर क्या होता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के अंदर, बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया आता है, ठीक है। रिमेंबर दैट इन पिट्यूटरी एडिनोमा एंड एक्रोमेगैली द विजुअल डिफेक्ट इज ड्यू टू बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया। रिमेंबर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के अंदर क्या होगा, एमेनोरिया होगा, ठीक है, एमेनोरिया होगा। और अगर आप जनरल अगर गायनिकोपीडी में पेशेंट आई है तो आप मेजर करोगे एफएसएच और एलएच, तो दोनों क्या होंगे, लो होंगे। और गैलेक्टोरिया मिल्क की डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट केस और इसको जो है वो बहुत आसानी से पिकअप कर लिया जाता है, ठीक है। तो बस जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करवा सकते हैं, तो हमें इसमें ब्रेन एमआरआई ऑर्डर करना है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट है, सडनली कोलैप्स हो गई है और फेल अनकॉन्शियस, आपने क्या करना है, आपने हमेशा ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा कि आपने क्या करना है, रैंडम ब्लड शुगर को मेजर करना है। अगर ब्लड शुगर बिलो 4 है तो इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का जो फीचर है वो क्या होता है, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, कन्फ्यूजन, ठीक है। टैकीकार्डिया के साथ पेशेंट आएगी, स्वेटिंग होगी, कन्फ्यूजन, ट्रैवलिंग, अल्टर्ड मेंटेशन, ठीक है, जो आपके साथ भी हो सकता होता है यार। अगर शुगर का लेवल कम हो जाए तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है, कन्फ्यूजन, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, अल्टर्ड मेंटेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैन स्वेलो, कैन टॉलरेट ओरली, नॉट वॉमिटिंग, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और स्वेलो कर सकती है तो ओरली तो आप देख रहे हो पेशेंट जो है वो स्टेबल है और ओरली जो है वो चीज़ों को टॉलरेट कर पा रही है, तो आपने 200 ml जो है वो फ्रूट जूस देना है या आप जो है ओरल ग्लूकोज जेल भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज़ पेशेंट इज़ कॉन्शियस एंड कैन स्वेलो, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और कॉन्शियस है बट स्वेलो नहीं कर सकती है तो आपने आईवी ग्लूकोज लगाना है, ठीक है। अनकॉन्शियस है या फिर कॉन्शियस है लेकिन स्वेलो नहीं कर सकती है, वही बात हो गई, ठीक है। आपने क्या करना, आईवी ग्लूकोज लगाना है इन केस ऑफ आईवी एक्सेस इज़ ऑलरेडी पुट, ठीक है। या फिर आईएम और एससी ग्लूकागॉन 1 mg 2 ट्यूब्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आईवी अलाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और नॉट पुट येट, अगर अभी तक नहीं डाली गई है और डिफ़िकल्ट टू पुट एज इन पेशेंट हु आर हैविंग सीजर्स और कन्वल्जन्स, ठीक है। सीजर्स और कन्वल्जन्स जाहिर सी बात है वो आपको आईवी लाइन मेंटेन करने नहीं देगा, तो आपने क्या करना, आईएम या आप सबकुटेनियसली इंट्रामस्कुलरली या सबकुटेनियसली ग्लूकागॉन 1 mg 2 ट्यूब्स के ज़रिए दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट और अगर आईवी एक्सेस जो पॉसिबल है तो आप जो है वो बहुत ही आसान होगा, आप आईवी ग्लूकोज दे दो पेशेंट को, ठीक है। और अगर कैन स्वेलो कर सकती है, कॉन्शियस भी है, तो आपने 200 ml फ्रूट जूस और ओरल ग्लूकोज जेल देना है, ठीक है। बेयर इन माइंड दैट अनकॉन्शियस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो आपने याद रखना अनकॉन्शियसनेस और कन्फ्यूजन में डिफरेंस होता है, अनकॉन्शियसनेस और कन्फ्यूजन में डिफरेंस होता है, ठीक है। इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया समरी अगर हम करें तो इफ़ द पेशेंट इज़ कन्फ्यूज्ड बट एबल टू स्वेलो, अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया है तो आपने क्या देना है, ग्लूकोज जेल देना है, ठीक है। कैन बी स्क्वीज इन टू द माउथ बिटवीन द टीथ एंड द गम। अब इफ़ द पेशेंट इज़ कन्फ्यूज एंड अनएबल टू स्वेलो, ठीक है, अनएबल टू स्वेलो, तो आईएम ग्लूकागॉन देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर पहले से ही आईवी लाइन मेंटेन है तो आपने आईवी ग्लूकोज दे देना है, ठीक है। और समटाइम्स इन अ क्वेश्चन दे विल नॉट टेल यू इफ़ द पेशेंट इज़ एबल टू स्वेलो और नॉट, बट you will be given in the question that the patient has been vomiting, ठीक है, thus he cannot swallow। ठीक है, आपका दिमाग जाना चाहिए कि अगर वो वॉमिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप कोई भी चीज़ ओरली दोगे उसको swallow करने के लिए तो वो वॉमिट कर देगा, तो आप वो इट्स मीन्स कि द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट इट ओरली,
ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ यूज़ कंसंट्रेशन है, ये याद रखना है कि क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इमरजेंसी मैनेजमेंट है। ओवर 10 मिनट्स हमें क्या करना है, 75 ml ऑफ 20% ग्लूकोज IV ग्लूकोज मेंशन है, ठीक है। या फिर 150 ml ऑफ 10% ग्लूकोज आप दे सकते हो, ठीक है। 10 मिनट्स स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें आप 75 ml ऑफ 20% ग्लूकोज या 150 ml ऑफ 10% ग्लूकोज। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स पर आप क्या करोगे, 100 ml ऑफ 20% ग्लूकोज या 200 ml ऑफ 10% ग्लूकोज। और एवरी 1 to 2 मिनट्स पे आप 50 ml ऑफ देन स्टार्टिंग के 10 मिनट्स गुजर गए, देन 15 मिनट्स गुजर गए, देन फिर आप एवरी 1 to 2 मिनट्स पे 50 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन गिवन एवरी 1 to 2 मिनट्स अंटिल द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, और 250 ml हैज़ बीन गिवन 5 टाइम्स रिपीट करना है इसको, ठीक है। तो 75 ml से आपने स्टार्ट करना है अगर 20% ग्लूकोज का केस है, अगर 150 ml से स्टार्ट करना है अगर 10% ग्लूकोज का केस है, देन हम जो है वो ml बढ़ा देंगे, ठीक है, 15 मिनट पे 100 ml देना है अगर 20% ग्लूकोज का केस है, और 200 ml देना है 10% ग्लूकोज का केस है। देन ये मिनट्स भी आपके पास गुजर गए, मतलब टोटल आपके पास जो है वो 25 मिनट्स गुजर गए। तो एवरी 1 to 2 मिनट्स पर आपको क्या करना है कि 50 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन आपको देना है एवरी 1 to 2 मिनट्स अंटिल द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, या फिर आप 250 ml दे सकते हो पेशेंट को 5 टाइम्स रिपीट करना है। इंपॉर्टेंट नोट, ग्लूकागॉन इज़ इनइफेक्टिव विथ अल्कोहल रिलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया। तो हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर अल्कोहल की हिस्ट्री होगी आप उसको ग्लूकागॉन लगा देते हो तो इट इज़ इनइफेक्टिव, ठीक है। तो सो इफ द कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अल्कोहल तो इंसर्ट डायरेक्टली IV एक्सेस एंड एडमिनिस्टर IV ग्लूकोज। ओरल ग्लूकोज जेल should never be given in unconscious patient because of the fear of choking. सम कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं हमारे पास, कि अल्कोहल होता है, लीवर फेलियर, इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस है, पेशेंट लीवर फेलियर का है, जो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा कि ग्लूकागॉन की कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके बाद एक्सेस पैरासीटामोल और एस्प्रीन पेशेंट ने ले लिया तब भी वो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। सल्फोनाइल यूरियाज जिसमें हमारे पास ग्लिबिन क्लामाइड और ग्लीकाजाइड आती है, ठीक है। सल्फोनाइल यूरियाज इज़ द एंटी डायबिटिक ड्रग। अगर पेशेंट ने बहुत ज़्यादा जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज का इस्तेमाल कर लिया है जिसमें ग्लिबिन क्लामाइड और ग्लीकाजाइड आती हैं तो ये भी क्या कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा सकता है, ठीक है। Glycosuria glucose in urine is normal after surgery due to stress which increases the cortisol secretion and thus leads to hyperglycemia. This is called stress hyperglycemia. It resolves on its own in a few days post operatively. इसके लिए मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट केस क्या है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। ये याद रखना कि कौन सा कैंसर होता है लंग का जो कि हाइपरकैल्सीमिया कॉज करवा सकता है, तो डेट इज़ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द लंग, ठीक है। दिस अकर ड्यू टू पैरानियोप्लास्टिक इफेक्ट एज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा रिलीज पैराथायरॉइड लाइक मॉलिक्यूल जो कि हाइपरकैल्सीमिया कॉज करवाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने स्मॉल सेल लंग कैंसर में क्या, अब स्मॉल सेल लंग कैंसर है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है वो हाई ADH रिलीज़ कर सकता है जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जो कि सियात करवाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होगा, डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। अगर हाइपोनाइट्रीमिया एंड हाइपोकैलीमिया का केस आपको दे दे और कोई ऐसा केस हो पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो रहा हो या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको दे दे तो यू शुड पिक स्मॉल सेल लंग कैंसर बिकॉज इट कैन कॉज सियाड, ठीक है। सियाड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इट कैन कॉज हाई ACTH, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम भी ये करवा सकता है, ठीक है, हाई ACTH करवा सकता है ये। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आपने याद रखना है कि स्मॉल
सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस लंग जो है वो पीटीएच लाइक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि हाइपरकैल्सीमिया करवा देगा। ठीक है, तो स्मॉल सेल लंग कैंसर ऑफ द लंग दो चीज़ें करवा सकता है, सियार्ड एंड कशिंग, और स्मॉल सेल लंग कैंसर ऑफ द लंग जो है वो हाइपरकैल्सीमिया कॉज करवा सकता है। ठीक है, हम इसको यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।